नमस्कार। मेरा नाम मनोज यादव। हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर ज्ञान में आपका दोबारा से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं नितेश जी, जो कि नमस्कार। अल हमाद मेडिकल कॉलेज कतर से हमारे साथ में हैं। आज हम सर से बात करेंगे जो हमारे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, उनके बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि हार्ट अटैक क्या है सर? सर थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपने हमें बुलाया और मैं डीआरएस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस चीज़ के लिए बुलाया। और मैं चाहूँगा कि आज जो हम बातें करेंगे उसे अपने सिंपल भाषा में, अपने ग्रामीण प्रवेश के हिसाब से जितना सिंप्लीफाई कर सकें। जी और हम चाहेंगे कि हमारे जो देखने वाले व्यूअर रहेंगे उनको इसका फ़ायदा मिले उनके डे टू डे लाइफ में। सो अगेन आप सब लोगों का शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। सर, हार्ट अटैक क्या है सर? हार्ट अटैक सर आज के टाइम पे अगर हम देखें तो काफ़ी कॉमन है। इस तरह से हम कह सकते हैं जैसे भी कोरोना वायरल हो रखा था, तो हार्ट अटैक अभी कोविड के बाद से, इवन कोविड के पहले से, जैसे मैं इमरजेंसी में काम करता हूँ तो एक यंग जनरेशन में पहले हमेशा बोलते थे कि 40 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको हार्ट अटैक आता है। बट अभी 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल से ऊपर कोई भी हैं सुनते हैं कि कल उसको हार्ट अटैक आया, वो सो रहा था और मॉर्निंग में जगा ही नहीं। तो बेसिकली हार्ट अटैक में क्या होता है कि जब जो हमारे हार्ट की कॉर्नरी आर्टरी होती है उसमें जब ब्लॉकेज हो जाती है, इधर इस पार्शियल ब्लॉकेज और कंप्लीट सर, ब्लॉकेज। हमारे दर्शकों को ना मतलब पूरा बताइए कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आता। कॉर्नरी जो आर्ट मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं, जो हमारे हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं, जो उसकी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो अगर ब्लॉक हो जाती हैं तो जब हार्ट को पूरा ब्लड नहीं मिल पाता, वो हार्ट अटैक है। होता क्या है सर कि हमारा हार्ट का जो काम है वो करता है, वो पंप ब्लड करता है ब्लड पूरे करता शरीर को। है जी। जैसे हम बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो वो जो एनर्जी आती है वो ब्लड से आती है, और वो जो ब्लड सप्लाई आती है हार्ट से होती है। और हार्ट हमारा जो है सबसे पहले ब्रेन को खाना पहुंचाता है, ब्रेन को खाने पहुंचाने के बाद पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है। जी बट हार्ट मसल्स जो होते हैं वो भी डिपेंडेंट होता है अपने खाना के लिए। जो उसके ब्लड सप्लाई होते हैं वो कॉर्नरी आर्टरी के थ्रू हार्ट मसल्स को सप्लाई करते हैं। जी। जब कोई ब्लॉकेज आ जाए, उसमें फैट डिपोजिशन हो जाए या कोई रप्चर हो जाए, कई सारे मेजर आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज के अंदर, धमनियों तो के। जब उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तो सर्टेन सिम्टम्स होते हैं जो जैसे हम हार्ट अटैक्स बोलते हैं। अब सिम्टम्स हम इस तरह से बता सकते हैं जो कॉमनेस्ट सिम्टम्स हैं नॉर्मली कि किन्हीं को हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको लगेगा छाती में बहुत तेज़ दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे छाती पे किसी ने बहुत वजन डाल दिया है। इस तरह से लगेगा जैसे उनको घबराहट हो रहा है। और छाती का दर्द जो है वो उनके बाएं हाथ, कंधे, कमर और जबड़े में अगर सडनली इस एरिया में रेडिएट हो रहा है। इसके अलावा उनको बहुत बेचैनी रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल हैं। सर एकदम जैसे लगेगा कि सर दुख रहा है, छाती में छाती फटा हुआ जा रहा है, स्वेटिंग, वॉमिटिंग, नोजिया। और आप उनको देखेंगे तो काफ़ी बेचैन लगेंगे। अगर उन्हें हम जल्दी से जल्दी अपना फर्स्ट एड नहीं दें तो वो किसी भी समय बेहोश होकर गिर सकते हैं। और जैसा हम डेली देखते हैं कि वहाँ पे हार्ट अटैक आया और वो मर गए। अभी रिसेंटली काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं हार्ट जिसको अटैक की जिम वजह करते से, हुए। जिम करते जी। हुए, एक्सरसाइज करते हुए, आप जो बता रहे हो, सोते हुए, घर जी। जाते हुए, ड्राइविंग करते हुए, आ, मतलब मल्टीपल ऐसे से हज़ारों केसेस हैं जहाँ पे इंसान मर गए हैं हार्ट अटैक टाइमली ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से। लेकिन सर, मतलब जैसे अभी हमने रिसेंट अगर हम बात करें, सतीश हम्म। कौशिक जो फिल्म डायरेक्टर एक्टर थे, उनको गाड़ी के अंदर उनको हार्ट अटैक आया, लेकिन उनको भी नहीं बचाया जा सका। तो आ, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन होता है कि कितने टाइम तक, मतलब क्या सावधानियां क्या बरतनी चाहिए अगर किसी को लगता है कि मेरे को हार्ट अटैक आया है, तो उसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कितने हॉस्पिटल पहुंचाना है, क्या करना है, या कोई प्री मेडिकेशन अगर उनको कुछ देनी है, कुछ इस तरह का कोई वो है? इसका सर सबसे पहले ऐसे कोई अर्ली एडवांस सिम्टम्स नहीं है कि कल के या परसों उनको हार्ट अटैक्स आने वाले हैं। बट हमें ये होना चाहिए कि जैसे कभी भी आपको अगर इपिगैस्ट्रिक इवन लग रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, आप यंग हो, तो हमें लाइटली नहीं लेनी चाहिए, हमें हॉस्पिटल जाके ईसीजी करवानी चाहिए। हम बहुत बार ये सोच के इग्नोर कर लेते हैं गैस की कि दवाई खा गैस लो। की दवा है और पता चला मॉर्निंग में वो गैस की वजह से उनको हार्ट अटैक था और वो मर गए। मेरा भी एक फ्रेंड था, रिसेंटली मैक्स में पहले काम करता था। ही जस्ट 35 और 40 के बीच में होगा, हॉस्पिटल गया था और ही मेडिको स्टाफ नर्स था। वहाँ जाके ईसीजी करवाया और ईसीजी नॉर्मल आया और वहीं सोया हॉस्पिटल में ही बेड पे, और मॉर्निंग तक जो है वो रहा नहीं। जी। तो ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम बहुत लाइटली लेते हैं
कि ये तो नॉर्मल है। लेकिन उस केस में तो सर किसी की गलती नहीं है कि अगर उसका ईसीजी नॉर्मल आया, हॉस्पिटल में ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी वो एक्सपायर हुआ, कि अगर उसको तो फिर मतलब आम पब्लिक के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं बचा ना सर। ऑन ड्यूटी सर वो नहीं था, उसी सर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल काम में करता था। नहीं हाँ मेरे को पता है हाँ सर। वो ये केस के बारे में मुझे पता है, डॉक्टर जितेंद्र से मेरी बात हुई हाँ, थी। उन्होंने बताया हाँ, होगा। तो उन्होंने ये बताया था कि वो चेस्ट पेन लेके हॉस्पिटल में आए थे, हम्म। उनका ईसीजी नॉर्मल आया था, तो उसके बाद वो उनको बोल दिया कि आप ड्यूटी रूम में जाके आप रेस्ट कीजिए। और जब वो उनको कोई पता करने गया कि उनको जाके आप थोड़ा चाय वगैरह के लिए पता करें, और जब जाके उन्होंने देखा तो ही वॉज नो मोर। तो बेसिकली सर होता क्या है कि मैं भी काफ़ी सारे पेशेंट्स इमरजेंसी में देखता हूँ ऐसे, स्पेशली हार्ट अटैक के और चाहे चेस्ट पेन, सॉरी एब्डोमिनल पेन के कह सकते हैं। तो मैक्सिमम द टाइम इनिशियल जो टाइम होते हैं फर्स्ट फ्यू आवर्स में, उसमें आपको सिम्टम्स होंगे, लग रहा है छाती में दर्द हो रहा है, बट वो आपके जो पैरामीटर्स हैं लाइक ईसीजी, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जैसे हम ट्रॉप आई लेते हैं, ट्रॉप टी करते हैं, ये सब नॉर्मल रहेंगे। तो इसके जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि ईसीजी रिपीटेड करनी चाहिए हमें। जैसे एक बार हमने ईसीजी किया तो घंटे 2 घंटे के बाद फिर से हमें रिपीट करने हैं। जो उनके कार्डियक मार्कर्स हैं, जो ट्रॉप आई, ट्रॉप टीज हैं, वो हमें रिपीट करने चाहिए। तभी जाके हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि सच में कार्डियक प्रॉब्लम है और दिस इज जस्ट अ मस्कुलर। तो उसमें उसका क्या हुआ था कि उसने ईसीजी करने के बाद उसे एडवाइस किए थे, जो हमें पता चला था कि आप रिपीट करवा लो, गो फॉर ब्लड इन्वेस्टिगेशन, बट शायद उसने मना कर दिया था कि नहीं ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा, मैं तो दिन रात। सर इसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा बिल्कुल कि सर, बता सकते हैं। रिसेंटली, मुझे नहीं पता कोई रीजन रहा होगा, हम्म, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को चेस्ट में पेन हो रहा है। हम्म, और मैं कहीं अपने फ्रेंड के पास में बैठा था, ही वॉज फार्मासिस्ट। हम्म, तो मैंने उसको बताया कि मेरे को पेन हो रहा है। फिर मैंने अपने दूसरे दोस्त को बताया, उसने बोला कि आप मैक्स साकेत चलो और वहाँ पे हम ईसीजी करवाते हैं। मैंने वहाँ पे नहीं कराया, मैंने ऑर्बिट मेरा फ्रेंड का है, मैंने वहाँ पे आके ईसीजी करवाया। ईसीजी देखा, ईसीजी नॉर्मल था, लेकिन मेरे को लगा कि हाँ कुछ तो है। और फिर मैं दिल्ली हार्ट एंड लंग में जो है जाके लेट गया, एडमिशन ले लिया, और मैंने अपना एंजियोग्राफी भी करवा लिया। ईसीजी वहाँ पे भी मेरा नॉर्मल था, लेकिन मेरे को लग रहा था कि कुछ है। मैंने एंजियोग्राफी करवाया, एंजियोग्राफी मेरा नॉर्मल आया, तब जाके मुझे लगा कि अब दर्द मेरा ख़त्म हो रहा है। तो सर दिस इज़ बेस्ट प्रैक्टिस, हमें यही करनी चाहिए। और मैं सब लोगों को बोलना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि कभी भी हमें अगर छाती में या पेट में भी दर्द लगे, अनकंफर्टेबल हो, इट्स नॉट ए यूजुअल पेन, मतलब जो कि हमें डेली नहीं होता है, तो हमें हमेशा कंफर्म करनी चाहिए। ईसीजी हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, अगर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं तो एंजियो भी करवानी चाहिए। क्योंकि अभी का जो टाइम है इस कम्प्लीटली अनसर्टेन, इतना स्ट्रेस है हमारे पास, इतने चीज़ें चलती रहती है कि हम छोटी मोटी चीज़ इग्नोर कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं था, बट लास्ट 5-6 साल में मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि कभी भी किसी को भी हार्ट अटैक्स आ सकता है। और इसके जो प्रिवेंशन है कि आप रेगुलर चेकअप में रहें, वंस इन ईयर एटलीस्ट आप ज़रूर अपना नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करवाएं, ईसीजी हमेशा करवाएं, हॉस्पिटल ज़रूर जाएं जब भी कभी छाती में अनकंफर्टेबल है, इवन इसे मस्कुलर पेन, बट हमें एक बार 2 बार जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं ज़रूर हमें उसे फॉलो करनी चाहिए। 4-5 घंटे अगर हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर होनी चाहिए। और इनिशियल में आपने जो बताया था कि एक मेडिसिन हम दे सकते हैं, तो मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा कि एक मेडिसिन होती है एस्प्रिन, नॉर्मल मेडिसिन होती है, हर एक फार्मेसी में आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है। हाँ, एस्प्रिन आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाएंगे। और ये हमारे फर्स्ट एड किट का पार्ट भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग आप देखेंगे जो डायबिटीज़ या हाइपरटेंसिव होते हैं, या हार्ट के बेसिकली जो मरीज़ होते हैं, वो लोग रखते भी हैं इस प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, लेकिन हमें भी रखना चाहिए। इसलिए कि कभी भी अगर आपको लग रहा है कि इस हार्ट अटैक का, जो हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही बताया था, जो एक्चुअल सिम्टम्स होते हैं उसके, कि छाती में तेज दर्द होना, जैसे लगता है छाती पे हाथी बैठा हुआ है, इट्स लाइक प्रेशर लाइक ऑफ द पेन, और जैसे जकरन टाइप की जो होती है ना, और छाती का दर्द आपके बाएं हाथ, कंधे में, कमर में और जबड़े में, अगर इस एरिया में आपका रेडिएट हो रहा है और इन सब एरिया में बराबर से हो रहा है, तो आप ज़रूर समझें कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है। ऐसे मरीज कभी भी बेहोश होकर गिर सकते हैं। अगर आपके पास एस्प्रिन है या फिर पास के फार्मेसी से आप ले सकते हैं, बट एस्प्रिन देने से पहले हमें इस चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए कि उनको पेट से ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, उनको कोई गैस्ट्रिक कहीं भी किसी तरह का कोई ब्लीडिंग उनको ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। एस्पिरिन बेसिकली ब्लड थिनर है, ब्लड थिनर है, बिल्कुल सही थिनर। सर। ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए और उनको एलर्जी नहीं होनी चाहिए। अगर वो एलर्जिक हैं तो हार्ट अटैक से पहले वो एलर्जी की वजह से उनकी जान जा सकती है अगर हम ये दवाई दें। और हम स्पेशली दिल्ली एरिया में अभी काफ़ी डेंगू चल रहा है, तो डेंगू अगर उनके डेंगू के मरीज़ हैं या उनको सिम्टम्स हैं
तो वैसे मरीज़ को भी हमें एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए, डॉक्टर्स अगर आपके कोई फैमिली डॉक्टर्स हैं तो ज़रूर उनको कंसल्ट करके एडवाइस लें, बट ऑन एन एवरेज अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है एस्पिरिन तो हम एस्पिरिन दे सकते हैं। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उन्हें पास के अस्पताल में लेके जाएँ, उनको कूल रखें, काम रखें, रीअश्योर रखें, और होपफुली मैक्सिमम ऑफ द टाइम नॉर्मल पेन होते हैं, बट हमें रीअश्योरेंस, रिकन्फर्मेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, और इस तरह से हम किसी की मदद करें तो बिल्कुल हम बचा सकते हैं। लेकिन जैसे सर अभी क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है, तो मैं जैसे हार्ट अटैक की बात की, हार्ट अटैक में क्या है ना कि पेशेंट थोड़ा टाइम देता है कि मेरे को दर्द हो रहा है, तो वो थोड़ा टाइम दिया उसने कि मैं आसपास में हॉस्पिटल तक उसको लेके जाऊं। लेकिन मैंने बहुत सारे पेशेंट इस तरह के भी देखे हैं, और कुछ आस पड़ोस में भी मैंने इस तरह के इंसिडेंट देखे हैं कि अभी तो मेरे साथ में बैठा था और अचानक से गिर पड़ा, और जब तक उसको हॉस्पिटल लेके गए ही डाइड। वो क्या चीज़ है सर? सर बेसिकली मैक्सिमम द टाइम हमें नहीं पता है कि उनके कितने ब्लॉकेज हैं। अगर उनके हार्ट के जो मैंने बताया जो ब्लड सप्लाई होती है कॉर्नरी आर्टरीज, अगर वो कंप्लीट ब्लॉकेज है, 2-3 आर्टरी में अगर ब्लॉकेज है, तो फिर उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि उनका हार्ट जो है वो काम करता है, पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, और जब हार्ट को ही खुद का खाना नहीं मिलेगा तो जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें जो बताया कि सिम्टम्स, हमने 5-6 सिम्टम्स बताए जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं। और वो सिम्टम्स के साथ क्या हो कि जैसे हार्ट का मसल्स मरना शुरू हो गया तो हार्ट काम करना बंद कर दिया, और जब हार्ट हमारा काम करना बंद कर दिया तो सबसे मेजर जो काम होता है हमारे हार्ट का इज पंपिंग ब्लड टू द ब्रेन। और ब्रेन जो है हमारा वो पूरा मास्टर ऑर्गन है, हम बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ से कमांड होती है, और हर एक पार्ट जो हमारे ब्रेन का है उसके अलग काम है। अगर एक छोटा सा भी पार्ट काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उन्हें कुछ प्रॉब्लम है। तो जैसे ही ब्रेन काम करना बंद कर दिया तो इंसान बेहोश होकर गिर गए, और हार्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ब्रेन को खाना भी नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कि व्हेन हमारा हार्ट काम करना बंद कर दिया, इट्स नॉट पंपिंग ब्लड टू द ब्रेन और एनी वाइटल्स ऑर्गन, तो इंसान कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। और वही जो आपने बताया कि बात करते करते बेहोश हुए और जब तक अस्पताल लेके गए नॉर्मली वही होता है ना सर कि पेशेंट गिर पड़ा, चलो पानी के छींटे मार दो, पानी पिला दो, ये कर दो, और मतलब लेकिन किसी को ये नहीं ध्यान रहता कि हाँ ये इस तरह का कोई कार्डियक अरेस्ट हुआ है इसको। तो अभी इससे इनिशियल फर्स्ट एड, कार्डियक अरेस्ट के लिए जो फर्स्ट एड है सर वो क्या है? सर जैसे ही कोई हमारे सामने बेहोश होकर गिर गए, जिन्हें मैंने देखा कि 2 मिनट 5 मिनट पहले बिल्कुल ठीक थे, या मैं जा रहा था और सडनली हमें लग रहा है कि यहाँ कोई इमरजेंसी है और जाके देखे तो उसने बताया कि अभी अभी बेहोश होकर गिर गए, तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि जब हार्ट हमारा बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि इस सिम्टम्स हमारा हार्ट काम कर रहा है बट इस गेटिंग सम प्रॉब्लम, अगर आप टाइमली ट्रीट नहीं करोगे तो इंसान कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। बट हार्ट अटैक कैन बी ट्रीटेड, और सुनते होंगे हॉस्पिटल गए, इनका एंजियोग्राफी हुआ, एंजियोप्लास्टी हुआ या बाईपास हुआ और ठीक हो गए। तो टाइमली आइडेंटिफिकेशन पे अगर हमें पता चल जाता है कि इनको हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, अस्पताल पहुंचा दिए, वो ठीक हो गए। जब हार्ट अटैक की वजह से जब हमारा हार्ट बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया तो वो कार्डियक अरेस्ट में चले गए, मतलब इस कम्प्लीटली अरेस्ट मतलब बंद हो जाना। हार्ट काम करना बंद कर दिया, उसने ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम कर दिया, लंग्स को ब्लड करना सप्लाई करना बंद कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो पल्स है, जो उनकी नाड़ी है वो बंद हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। जैसे उनका ब्लड सर्कुलेशन बंद हुआ तो इंसान कार्डियक अरेस्ट में चला गया। अरेस्ट का मतलब यह कि बिल्कुल ही काम करना बंद कर देना, तो उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और कार्डियक अरेस्ट में सर हमें सबसे पहले तो 3-4 स्टेप्स होते हैं जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन और बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं, BLS। तो हमें पता करनी चाहिए कि इंसान बेहोश हुआ है तो उसके 3-4 स्टेप, पहला स्टेप्स होता है कि जगह बेहोशी का रीजन क्या है वो हमारे को पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर हमें बेहोशी का रीजन पता भी नहीं है और हम एज ए लेमैन जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं मेडिको भी हूँ बट मुझे नहीं पता है, मैं इसी बिल्डिंग से नीचे जा रहा था और रिसेप्शन पे एक इंसान गिरा मिला, तो चिल्ला रहा कि कोई मदद करो, हम जाके देखेंगे, अरे भैया हटो, मैं डॉक्टर हूँ, नर्स हूँ, पैरामेडिक हूँ, मैं इनकी मदद कर सकता हूँ। जाके देखा तो बेहोशी की अवस्था में लेटे हुए हैं, तो मैं जाके उनको चेक करूँगा, और चेक करने का जो सबसे अच्छा तरीका था, उनको शोल्डर को थपथपा के, हिलाना डुलाना नहीं है, थपथपा के चेक करेंगे, भाई साहब आँख खोलो, क्या हुआ आपको। अगर वो कुछ बोल रहे हैं, अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देंगे, आँख खोलेंगे, हाथ हिलाएंगे, कोई मूवमेंट देंगे, तो इसका मतलब है कि कार्डियक अरेस्ट में नहीं है। अब हम क्या पता कोई दारू पी के पड़ा हो, कुछ भी हो सकता है सर, काफ़ी सारे लोग हमने देखा है NCR में, पूरे इंडिया में ही कह सकते हैं,
काफ़ी सारे लोग इधर उधर पी के टून रहते हैं। जी। तो रिस्पॉन्स हमें थोड़ा फॉर्मली चेक करना है, थपथपा के। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसका मतलब है कि इमरजेंसी है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे चिल्लाना है कि आपको मेरे पास इस एम्बुलेंस को कॉल करना है, क्योंकि सबसे पहले अगर हमारे को नहीं किसी चीज़ के बारे में पता, अगर हमारे को नहीं सीपीआर नहीं बीएलएस के बारे में पता, तो जितना जल्दी हो सके एम्बुलेंस को कॉल करके पेशेंट सर। को तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही सर, कि एटलीस्ट कोई तो आए जो इसकी मदद करे, जो कर सकते हैं। तो हमें खुद नहीं डॉक्टर बनना है, इवन हम डॉक्टर भी हैं और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ना ऑक्सीजन दे सकते हैं, ना कोई आप फर्स्ट एड एडवांस फर्स्ट एड कर सकते हो। तो कॉल फॉर हेल्प सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी लग रहा है कोई इमरजेंसी है, बिना डिले के आपके पास मोबाइल फ़ोन है या जो सामने है उसको बोलें कि भैया एम्बुलेंस को फ़ोन करो फटाफट, ये लोकेशन है। अरे सर, आजकल हमने देखा है, मेरे को तो जैसे उसके बारे में पता है, लेकिन हमारे 10 जो लोग हैं उनको नहीं पता, आम पब्लिक को नहीं पता कि क्योंकि मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो जगह जगह एक छोटी सी मशीन एक कांच के बॉक्स में लगी होती है जिसको कि हम AED बोलते हैं। उसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं, लेकिन ब्रीफ में थोड़ा सा बता दीजिए सर, AED क्या है, क्यों यूज होती है? बिल्कुल सही सर। एईडी का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जाता है ना, तो हम सीपीआर करते हैं, छाती को दबाते हैं। जैसे हमने रिस्पांस चेक किया, रिस्पांस नहीं है, हेल्प किया, फिर हमने उसकी पल्स चेक किया, अगर पल्स नहीं है तो हम छाती को दबाना शुरू करते हैं, उनका सीपीआर करते हैं। तो सीपीआर में क्या होता है कि उनका हार्ट काम करना बंद कर दिया है, तो हम क्या करते हैं, छाती को दबा के ब्लड को ब्रेन में भेजते हैं आर्टिफिशियली, जिससे कि उनका ब्रेन का सेल जिंदा रहे। और जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जाता है तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ध्यान रखना कि उनके ब्रेन को के सेल को जिंदा रखना, क्योंकि जब ब्रेन के सेल को अगर खाना कुछ मिनट तक नहीं मिले, इनिशियल फ्यू मिनट्स में, तो मरना शुरू हो जाता है। और ब्रेन का सेल एक बार मर गया तो उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। अभी तक हमारे दुनिया में कहीं ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम उनके ब्रेन के सेल को कट करके दूसरा लगा सकते हैं। तो हमारा मेन जो मोटो होता है बीइंग ए लेमैन और बीइंग ए मेडिको, कि ब्रेन को जिंदा रखा जाए, हार्ट मसल्स को जिंदा रखा जाए आर्टिफिशियली छाती को दबा के। जो उसके प्रॉपर होती हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एडवांस ट्रेनिंग है इसकी, कोई भी कंपनी कहीं पे भी हम इसका प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रॉपर इसके प्रोग्राम्स होते हैं। क्योंकि मैं अभी जो बोल रहा हूँ इसको देख के, इसको सुन के आप नहीं कर पाओगे। तो AED और CPR के लिए अलग से प्रोग्राम होते हैं, आप हमारे सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो CPR करके हम सर उनके ब्रेन को जिंदा रखते हैं। और CPR के साथ साथ क्या होता है कि ऐसा देखा गया है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने सर अभी तक 500 से ज़्यादा पेशेंट को CPR और शॉक दिया हूँ। तो वो तो हॉस्पिटल सेटअप में हमने किया है। लोगों के अंदर ना, जैसे हमारी हिंदी मूवीज में दिखाते हैं कि जो शॉक देना, वो मशीन होती है जिसको कि हम डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, कि पेशेंट मरा पड़ा है या बेहोश है, जो भी है, उसको शॉक देते हैं और पेशेंट उठ के बैठ जाता है। तो वो लोगों की गलत फहमी जरा थोड़ा सा दूर कीजिए सर। अभी एक मूवी आई थी जवान, मैं देख रहा था, तो उसमें भी वो फ्लैट लाइन पे शॉक देता है, सब जिंदा नहीं हुआ उसमें, बट वो जो दिखा रहा था, जो कर रहा था, वो गलत है। और मैं आप सब लोगों से बताऊंगा कि जो मूवीज़ में दिखाते हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं। हमारे, चलो वो तो ड्रामा है, नाटक कर रहे हैं, तो इसलिए उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन हमारे देश में सरकार को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, करनी चाहिए कि जो लोग देखते हैं उसको फॉलो करते हैं। वो CPR भी गलत दिखाते हैं, जो शॉक भी देते हैं वो गलत ECG में दिखाते हैं। तो सर अभी हाँ, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि हमने ऐसे ही एक टॉक हमारे डॉक्टर साहब के साथ में डाला था हमने CPR का। तो मेरे पास में किसी दर्शक का कमेंट आया था कि हार्ट तो लेफ्ट साइड में होता है और ये आप CPR तो जो ना चेस्ट के बीच में दे रहे हो, आप गलत दे रहे हो। वो भी आप थोड़ा सा बिल्कुल मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा, और आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है कि बेसिकली लेफ्ट साइडेड होता है हमारा हार्ट। आप अगर देखेंगे गूगल पे सर्च करके, तो हार्ट का जो पोजीशन तो ऐसे होता है, ठीक है। रेयरली किसी के लाखों में एक राइट साइड में होता है, बहुत रेयर होते हैं। तो नॉर्मली इस तरह का होता है, आप अगर देख पा रहे हैं तो ये पोजीशन होता है। अगर आप लेफ्ट में छाती को, बेसिकली हम CPR में छाती को दबाते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं, तो हम डायरेक्ट हार्ट को नहीं दबाते हैं, हम हड्डी जो है, हमारा कार्टिलेज बोन होते हैं, रिब्स बोन है, उसको दबाते हैं, स्टर्नम को दबाते हैं। स्टर्नम इज द हार्डेस्ट बोन। एग्जैक्टली सर। अगर हम पसलियों के ऊपर प्रेस करेंगे तो पसलियां टूट जाएंगी और वो हार्ट को पंचर कर देगी। और बिल्कुल सर, हार्ट को पंचर भी करेगी। और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, एक तो आपका हाथ स्लिप होगा, आप दूसरा मुझे मे बी आप ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, जो हार्ट का जो मैक्सिमम जो पार्ट है वो
आपका मिडल ऑफ द चेस्ट मिडल टुवर्ड्स लेफ्ट है, मैं जो बता रहा हूँ टुवर्ड्स लेफ्ट है, टुवर्ड्स बिल्कुल लेफ्ट, लेफ्ट लेकिन में, जो मैक्सिमम जो है स्टर्नम के नीचे स्टर्नम के नीचे है। क्योंकि अगर हमारा जब हम बाईपास के लिए भी जाते हैं तो हमारा स्टर्नम को कट किया जाता है और उसके बाद हमारा ओपन करके बिल्कुल, तब हमारा बाईपास बिल्कुल किया सही जाता है। सर। तो ये उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि नहीं हमारा हार्ट तो लेफ्ट साइड में है और बीच में छाती को क्यों दबा रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए हाँ, तो है। आप छाती को बीच में इसलिए दबाते हैं कि आप हड्डी को दबा रहे हो, स्टर्नम और जो हमारे रिब्स हैं उसको दबाते हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो जो हमारा हार्ट मसल्स है वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस होगा। आप लेफ्ट में रखोगे तो यहाँ की हड्डी टूटेगी और आपका हाथ स्लिप होगा, तो आपका सीपीआर इवन 5% भी इफेक्टिवनेस नहीं होगा। तो हमें डायरेक्ट नहीं हार्ट को दबाना है और दबा भी नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल। तो इसलिए छाती के बीच में दबाना है। इसके जो सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स भी जो हैं ये मतलब ऐसे किसी ने घर पे बैठ के नहीं बनाए हैं, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं। उसके अंदर पूरा जो सीपीआर की जो गाइडलाइंस है वो उसमें बताई गई है कि कहाँ पे हमारे को हाथ रखना है, कितनी डेप्थ तक हमारे को कंप्रेस करना है, कितनी 1 मिनट में हमारे को कितने कंप्रेशन देने हैं, वो पूरा गाइडलाइंस है। उसके बारे में डिटेल जानकारी अभी हम नहीं दे पाएंगे, उसके बारे में हम फिर किसी दिन बात करेंगे। बिल्कुल सही सर। ये जो आपने AHA का नाम लिया, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जिसका मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, काफ़ी सालों से पूरे दुनिया में ट्रेनिंग करवाता हूँ। तो इसके जो गाइडलाइंस जैसा सर ने बताया कि ये ऐसा नहीं कि वो अमेरिकन हैं इसलिए बेस्ट हैं, इसके पीछे उन्होंने लाखों रिसर्च पब्लिश किए हैं, हजारों या लाखों पेशेंट पे उन्होंने इस चीज़ को ट्राई किया है, फिर जाके वो बताएं कि आप इस स्पीड में, इस रेशियो में, इस डेप्थ में आप CPR करते हो। और प्रैक्टिकली सर पूछे, मैं भी जैसे इमरजेंसी में काम करता हूँ, एम्बुलेंस में, तो हमने खुद किया है, तो आई कैन फील कि ये जो रेशियो है ये बेस्ट है। और इन फ्यूचर जब चेंजेस होते हैं तो वो हमें बताते हैं कि अब थोड़ा मॉडिफाई करना है, बट वो साइंटिफिक होते हैं। ऐसा नहीं कि वो अमेरिकन है, उनका वही बॉस हैं, वो प्रूफ देते हैं कि हम अगर ऐसा करते हैं तो ये फ़ायदा है, और ये उसके प्रूफ है। और इसलिए दुनिया में सब लोग उनके गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और मानते हैं। जी सर, अब हम सर सॉरी मैं इंटरप्ट मैं AD के बारे में थोड़ा और हाँ, ब्रीफ करना AD के चाहूँगा बारे में कि बताएं। जो मैं CPR बता रहा था अभी, कि CPR जब हम करते हैं तो CPR का क्या फ़ायदा होता है और CPR के साथ क्या होता है, जो हम मूवीज़ में देखते हैं कि वो गलत शॉक देते हैं। तो आप सब लोग प्लीज़ उसको इग्नोर करें, कभी भी सीरियसली ना लें। और बीइंग ए नॉन मेड को एक मशीन जो सर ने बताया कि आज के टाइम पे ये सर एयरपोर्ट पे है, एयरपोर्ट पे, मेट्रो स्टेशन पे हैं, मॉल्स में भी है। मॉल्स में है, बहुत सारी जगह सर कैंटीन में भी हैं, मैंने देखा है, कैफेटेरिया में, और बड़े जो कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं हमारे पार्लियामेंट में भी हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में। मतलब ये गवर्नमेंट धीरे धीरे PSUs वगैरह में मैंडेटरी कर दी है कि आपके यहाँ पे एक मशीन होना चाहिए। फ्लाइट में भी अगर हम जाते हैं, फ्लाइट बिल्कुल। में कंपलसरी है। बिल्कुल सर। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जब CPR करते हो तो CPR के साथ साथ क्या होता है कि हमारा हार्ट फर्स्ट फ्यू मिनट्स में बिल्कुल ही शांत नहीं होता है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम अराउंड 60 to 70% ऑफ द टाइम हार्ट जो है वो क्विवरिंग करता है, वो वाइब्रेट करता है। एबनॉर्मल फिब्रिलेशन उसको बोलते हैं, उसको मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन सर इन लोगों के लिए, हमारे हाँ। दर्शकों के लिए एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं हाँ। बोलना चाहूँ तो AED का या डिफिब्रिलेटर का काम है शॉक देना, और शॉक देने से जो हमारा हार्ट जो हो कर रहा है, वाइब्रेशन है वो उस मोड को बंद कर देता बिल्कुल है। सही। इलेक्ट्रिसिटी का जो एक वो हो रहा है उसको बंद, Abnormal एबनॉर्मल electric इलेक्ट्रिक, activity। हाँ जी, उसको Abnormal- बंद कर देता है। जी सर। और जो हमारा CPR है वो दोबारा से हार्ट को चालू करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर हमें एज ए लेमैन इतना ध्यान है, अगर AED कहीं पे भी है तो आप CPR शुरू करें, AED मशीन लेके जाएं। AED मशीन का काम क्या वो है? मशीन बताएगी आपको कि कब CPR बिल्कुल। देना है, और अगर उसने शॉक देने की ज़रूरत है तो वो मशीन अपने आप शॉक देगी। बिल्कुल सर। तो ये जो शॉक क्या करता है, हमारे हार्ट को स्टंट करता है, मतलब चोट का झटका देता है। उसके बाद क्या चांसेस होते हैं कि हमारा जो पेसमेकर होता है उसके चांसेस होते हैं कि वो रीस्टार्ट हो जाए, रीएस्टेब्लिश हो जाए। ऐसा देखा गया, मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब जब मैंने मरीज को शॉक दिया है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम पेशेंट उस टाइम रीस्टोर हो जाते हैं, उनके सर्कुलेशन। बाद में हमने उतना फॉलोअप नहीं किया, बच्चे, बहुत सारे लोग बचे हैं। तो चांसेस होते हैं कि अगर CPR करके हम 20-30% ऑफ द टाइम पेशेंट को अगर हम बचा पा रहे हैं, हेल्प कर पा रहे हैं, तो शॉक देने के बाद उनके जो चांसेस हैं रिवाइव होने के, वो डबल एंड ट्रिपल हो जाते हैं। और यही वजह है कि आज के डेट में सर पब्लिक प्लेसेस पे AED इंस्टॉल्ड हैं कि हमारे यहाँ के कोई भी इंसान जिनको पता है सर वो हेल्प कर अभी सकते क्या हैं। है ना कि यहाँ पे जो हम दिल्ली NCR की अगर हम बात करें, या जो भी महानगरों की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे इतनी सोसाइटीज हैं, एक सोसाइटी के अंदर हजारों लोग रहते हैं। तो जितना मुझे लगता है सोसाइटी के अंदर भी एक AED मशीन होना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने एक सोसाइटी में बात हुई और पता चला कि वहाँ पे
35-40 साल का आदमी, जब तक उसको हॉस्पिटल लेके गए, ही डाइड। तो बिल्कुल सर। अब वैसे में अगर किसी को सीपीआर पता होता, अगर उनके पास एडी मशीन होती, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि वो बच सकते थे अभी सर। जैसे बाहर के अंदर क्या है ना कि जो आपके स्कूल लेवल से बीएलएस और बिल्कुल फर्स्ट सर। एड शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ना गवर्नमेंट इतना वो नहीं एफर्ट लेती, ना स्कूलों में, ना बच्चों को किसी को पता है कि सीपीआर क्या है, बीएलएस क्या है। और हमारे यहाँ पे तो एक वो है कि अगर कोई गिरा पड़ा है तो ठीक है, साइड से निकल जाओ, क्या हमें क्या लेना और देना। उसके जो सामान होते हैं वो लेके निकल जाते हैं। मैं भी एक वीडियो देखा थोड़े टाइम पहले, एक आरटीए का था शायद, यहीं दिल्ली में कहीं का। एक रिक्शा वाला आता है वीडियो में, जो उसमें था, ऐसा लग रहा है जो उसको हेल्प करने जा रहा है, वो गया उसका पर्स और मोबाइल लेके चलते बना। तो जी हमारे यहाँ तो सर इंसानियत के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। जी बट हम चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, वीडियो को, ज़रूर मदद करें। आपको कोई भी हेल्प चाहिए इमरजेंसी ट्रेनिंग से रिलेटेड, आपके सोसाइटी में, आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे मनोज यादव सर हैं, ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे, ज़रूर असिस्ट करेंगे। इट्स नॉट अबाउट मनी कि आपको पैसे पे करने होंगे, आप बात कर सकते हो। हम कोशिश करते हैं कि हमारे देश में जितने लोग इस चीज़ को समझे, अगर उतनी हमारे रहते जान हुए बचा। अगर हम किसी एक आदमी की जान भी बचा बिल्कुल पाते सर। हैं तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बहुत और है। सर एक जान नहीं बचाते हैं, आप एक इंसान को बचा के उनकी पूरी फैमिली को बचाते हो। उनके बच्चे, बीवी, वो कमाने वाला बंदा है, वो मर गया, अब कहाँ जाएंगे? पूरी फैमिली उनके रोड पे आ जाती है, और आपकी छोटी सी हेल्प से उनकी फैमिली फिर से जैसी जैसे तो वैसे हैं। तो इंसानियत के नाते सर, और क्या पता सर कल हमारे साथ हो जाए, आप किसी की करो ना करो, बट ये सब चीज़ें अगर हमें इसलिए पता होनी चाहिए कि हम अपने लोगों की, तो अपने जो हैं, अपने नियर एंड डियर वंस हैं, उनकी तो मदद कर सकते हैं।